शाम को ही तमाम न्यूज़पेपर एजेंसी की बिजली काट दी गई। हर तरफ लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। मीसा और डीआईआर एक्ट के तहत 1 लाख से ज्यादा लोगों को, जिनमें 11,000 विपक्षी दल के नेता थे, सभी को अरेस्ट कर नजरबंद कर दिया गया। इसी बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार गुजराल से लेकर के संजय गांधी के चहेते विद्याचरण शुक्ल को दे दिया गया। शुक्ल ने सेंसरशिप की बागडोर अपने हाथों में ले ली और अखबारों पर नजर रखा जाने लगा। 13 साल के बच्चे से लेकर के 75 साल के वृद्ध व्यक्ति की सरकारी अधिकारियों द्वारा पकड़ कर नसबंदी करा दिया गया, जिनमें उचित इलाज न मिल पाने के कारण 1 लाख से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1975 में 25 जून की आधी रात को देश में लगे आपातकाल की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसे इतिहास के सबसे काली अवधि की संज्ञा दी। पीएम इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर 25 जून 1975 से अनिश्चितकाल के लिए हर 6 महीने पर आपातकाल को बढ़ाने के लिए बाध्य किया, जो कि 21 मार्च 1977 तक 21 माह की अवधि के लिए चला, जिसे इंदिरा गांधी का संविधान हनन तथा तानाशाही का उदय माना जाता है। जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल केडी इनक्रेज लर्निंग पर। मेरा नाम है रजनीश तिवारी। आज हम समझेंगे इमरजेंसी के पृष्ठभूमि को। रीजन ऑफ इमरजेंसी। पहला था पॉलिटिकल रीजन। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे के साथ रायबरेली सीट से चुनाव लड़ती हैं, उन्हें बड़ी जीत मिलती है। इनके प्रतिपक्ष नेता राजनारायण थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में 14 पिटीशन फाइल किए थे, जिसका रिजल्ट आना भी बाकी था। इसी साल दिसंबर में इंडो पाक युद्ध होता है, जिसमें भारत को बड़ी जीत मिलती है, जिसका सेहरा इंदिरा गांधी को बांधा जाता है, जिससे वो भारत में और अधिक लोकप्रिय हो जाती हैं। साल 1972 में एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। इसी का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी ने पंजाब, हरियाणा, बिहार की विधानसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया। यहाँ तक बहुत बड़ी धांधली करके, बूथ कैप्चरिंग करके पश्चिम बंगाल में भी अपनी सत्ता बना ली। इन सभी चुनाव का परिणाम यह निकला कि तमिलनाडु को छोड़ करके पूरे भारत में इंदिरा गांधी की सरकार बन गई। सरकार बनते ही इंदिरा गांधी ने 2 नए फैसले लिए। पहला, प्रीवी पर्स का खात्मा। अगर हम बात करें प्रीवी पर्स की, तो प्रीवी पर्स का मतलब होता है राजशाही परिवार को दिया जाने वाला भत्ता, जो कि राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। दूसरा था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसमें 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था। उनमें से एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आर.सी. कूपर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। हालांकि इंदिरा के दोनों फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और इंदिरा की हार हुई, जिससे इंदिरा की इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा। इंदिरा ने इसके बाद में संविधान संशोधन का रास्ता अपनाया। इंदिरा धड़ाधड़ संशोधन पर संशोधन करती हुई चली गई। 5 नवंबर 1971 24वां संविधान संशोधन, जिसमें कहा गया कि संसद को अधिकार होगा कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अगला था 25वां संविधान संशोधन, अप्रैल 1972, जिसमें कहा गया सरकार जब भी किसी के जमीन को पब्लिक प्लेस के लिए अधिग्रहित करेगी तो अमाउंट सरकार तय करेगी। इसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। When the private property is used for public use, then the amount of compensation will be decided by the government. The court cannot interfere in that. अगला कारण, इंडो पाक युद्ध के बाद देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी फैल गई, जिसके साथ में सरकारों पर घूसखोरी का भी आरोप लगा। राज्यों में सूखा पड़ा, जिनमें से एक राज्य गुजरात था। उस समय गुजरात के सीएम चम्मन भाई पटेल थे। चम्मन भाई पटेल पर घूसखोरी का आरोप लगा और वहां की जनता इन्हें चम्मन चोर के नाम से भी संबोधित किया। 20 नवंबर 1973 एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज ने प्रोटेस्ट कर दिया। मुद्दा था स्टूडेंट के बढ़े हुए हॉस्टल के खाने के दाम, जिसका समर्थन कई विपक्षी नेता ने किया, जिनमें मोरारजी देसाई प्रमुख थे। परिणाम यह निकला कि सरकार को गुजरात विधानसभा को भंग करना पड़ा। ऐसी ही एक चिंगारी 18 मार्च 1973 को बिहार में लगी,
जब स्टूडेंट ने बिहार में प्रोटेस्ट किया और विधानसभा का घेराव किया, जिनमें पुलिस एक्शन में 3 स्टूडेंट की मृत्यु हो गई। जब इसकी खबर जनता को पहुंची, तब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नतीजा यह निकला कि 23 मार्च 1974 को बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया। सरकार ने प्रोटेस्ट को काबू करने के लिए बहुत से स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया। स्टूडेंट की तरफ से उनमें सम्मिलित नेता थे लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और अन्य स्थानीय नेता। जब सभी को गिरफ्तार किया जा रहा था, तो स्टूडेंट यूनियन ने जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। अब बात करें जयप्रकाश नारायण कौन थे, तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका देश के आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान था। जेपी ने स्टूडेंट यूनियन के बुलावे को स्वीकार कर लिया और देश भर में आंदोलन करने की घोषणा कर दी। उसी समय जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे में भी हड़ताल करने की घोषणा कर दी। मई 1974 से शुरू हुआ ये आंदोलन 3 महीने तक चला और लगभग 1 लाख से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। इस तरह देश की राजनीति 2 व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूम रही थी। पहली थी इंदिरा गांधी, तो दूसरे थे राजनारायण। इस तरह यह आंदोलन गुजरात, बिहार के साथ साथ पूरे देश में फैल रहा था, जिसमें सरकार और जनता की दूरी बढ़ती चली जा रही थी। इसी बीच आग में घी डालने का काम किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर। चलते हैं, हम इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। साल 1974 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई थी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951, जो कि राजनारायण के द्वारा डाली गई थी। 24 अप्रैल 1971 को एक और पिटीशन दायर की गई, वो थी इंदिरा गांधी के चुनाव के खिलाफ। इनमें आरोप लगाया गया पीएम इंदिरा गांधी इलेक्शन में अनफेयर नीति का प्रयोग किया था और चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। आजाद भारत में पहली बार हुआ जब कोर्ट में कोई प्रधानमंत्री पहुंचा। 25 जून 1975 को हाई कोर्ट के जज जगमोहन ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन कैंसिल कर दिया और इनके ऊपर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का रोक लगा दिया। मार्च 1971 को इलेक्शन में करप्शन के आरोप के बाद हाई कोर्ट के इस फैसले में भारत की राजनीति और गर्माहट पैदा कर दी। 24 जून 1975 को मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के जज अय्यर ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इंदिरा गांधी को पीएम पद पर बने रहने की छूट दे दी। वह लोकसभा तो जा सकती थी, लेकिन कोई वोट नहीं कर सकती थी। उनकी संसद की सदस्यता समाप्त हो गई थी। उधर जेपी ने आंदोलन धीरे धीरे तेज कर दिया। कोर्ट के निर्णय के बाद इसके और ज्यादा उग्र होने के आसार लग रहे थे। 25 जून 1975 को एक ऐतिहासिक दिन था, जब जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से यह हाल ऐलान कर दिया कि इंदिरा अपना पद नहीं छोड़ती हैं तो देश में आंदोलन किया जाएगा, और विद्यार्थियों, सैनिकों, पुलिस वाले से अपील की कि इस निरंकुश सरकार का आदेश ना माने। और सभी विपक्ष के लोग, करीब 7,50,000 से ज्यादा व्यक्ति भाषण सुनने के लिए आए थे। जेपी ने नारा दिया, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। उधर इंदिरा को डर था कि जेपी के आह्वान पर सेना तख्ता पलट कर सकती है, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने आंतरिक विद्रोह से आपातकाल का फैसला लिया। 25 जून को आधी रात इंदिरा ने आपातकाल लगा दिया, जिसे संविधान हनन तथा भारतीय लोकतंत्र में काला धब्बा के रूप में जाना जाता है।